Good afternoon, all of you. Chapter number 17, histamine and antihistaminic agent. Let's see first what is histamine, what is the effect of histamine, what is the result of histaminic allergic reaction. See, allergy is an adverse response. Okay, adverse in the sense additional response. Okay, those are medicine, those are pharmaceutical agents. For that purpose, we administer a particular say any particular purpose or any particular effect. For example, XYZ medicine were administered, so that medicine gives effect with additional effect. Those are we have not. Okay, so that is adverse, that is additional response. So see, allergy is an adverse response, okay, to a foreign chemical or to physical condition, that is anaphylaxis, anaphylactic shock in an intense. So जो एलर्जी रहती है वो एडवर्स रिस्पॉन्स रहता है फॉरेन केमिकल्स के लिए, हमारे फिजिकल कंडीशंस, एनाफिलैक्सिस इन एन इंटेंस. ओके, सिस्टेमिक एलर्जिक रिएक्शन इन सम केसेस इट मे बी फेटल. नॉर्मली जैसे कोई एलर्जी हो जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल स्किन पर एलर्जी. ओके, कोई जैसे प्रोडक्ट सूट ना हो या फिर कोई डाइट की वजह से हमारे स्किन पे रैशेस आ जाते हैं. ओके, या इचिंग होती है, रेडनेस ऑकर होता है, पेन होता है, व्हाटएवर, या इरिटेशन होता है. ओके, जो टॉपिकल एलर्जी है डेट इज स्किन के ऊपर या फिर थोड़ी माइनर. एंड सेकेंड, सिस्टेमिक एलर्जी. सिस्टेमिक एलर्जी इन द सेंस जैसे फॉर एग्जांपल वायरल इन्फेक्शन. इससे वायरल इन्फेक्शन फॉर एग्जांपल रनी नोज, वाटरी आई. ओके, जो ये कफ वगैरह रहता है, म्यूकस इन नेजल, म्यूकस नेजल सिक्रेशन, ये जो एलर्जी है दिस इज सिस्टेमिक एलर्जी है. जैसे वायरल इन्फेक्शन हमारे ब्लड में या फिर हमारे ब्लड में एंटर रहता है, जिसकी वजह से पूरी होल बॉडी हमारी एलर्जिक रिएक्शन ऑकर होती है होल बॉडी में, जैसे पेन या स्किन इचिंग, रेडनेस वगैरह, या फिर वाटरी आई, कफ कोल्ड, ओके, रनी नोज वगैरह. सो यदि फॉर एग्जाम्पल ये जो वायरल इन्फेक्शन है ये यदि बढ़ गया, क्योंकि ये सिस्टेमिक है. सो सिस्टेमिक मतलब क्या, हमारे ब्लड सर्कुलेशन में ही वो एंटर है और हमारा ब्लड पूरे होल बॉडी को ब्लड सर्कुलेट करता है, सारे टिश्यूज ऑर्गन को वो ब्लड सप्लाई करता है. सो वो यदि जो एलर्जी यदि वो सिस्टेमिक है तो इट में भी फेटल. ओके, वो हार्मफुल हो सकती है, कोई केसेस में डेड भी हो सकती है, क्योंकि वो पूरे ब्लड के सर्कुलेशन में ही एलर्जी है और वो हमारे पूरे होल बॉडी को हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकती है. दैट्स व्हाई इट मे बी फेटल. ओके, द इंटरैक्शंस बिटवीन एंटीजन एंड एंटीबॉडी. ओके, एंटीजन डेट मीन कोई फॉरेन पार्टिकल जो हमें हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है. एंटीबॉडीज मतलब हमारी इम्यूनिटी सिस्टम एंटीबॉडीज प्रोवाइड करते हैं जो बाहर के हार्मफुल पार्टिकल, फॉरेन पार्टिकल हमारे बॉडी के अंदर एंटर होकर हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं. उनको वो अपोज करती है, उन फॉरेन पार्टिकल से हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करती है, दैट इज हमारे एंटीबॉडीज. सो द इंटरेक्शन बिटवीन एंटीजन एंड एंटीबॉडी रिजल्ट इन rupture of cell wall of mast cell in connective tissue, basophili, leukocyte and platelets. Okay, so यदि एंटीजन एंटीबॉडीज की इंटरेक्शन होती है, सो उसके वजह से कुछ हमारे सेल्स रहते हैं मास्ट सेल के, सेल वॉल वो डैमेज हो जाते हैं, रप्चर हो जाते हैं कनेक्टिव टिश्यू में, बासोफिलिक में, ल्यूकोलाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स में. ओके, सो दिस रिजल्ट इन रिलीज ऑफ मेनी केमिकल सब्सटेंस. सो इसका रिजल्ट क्या, दिस रिजल्ट इन रिलेटेड इन मेनी केमिकल सब्सटेंस. सो मेनी केमिकल सब्सटेंस लाइक हिस्टामाइन, सेरोटोनिन, एसिटिलकोलिन, हेपारिन. हेपारिन इज लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया, एंटीकोएगुलेंट एंड लाइक सेरोटोनिन, एसिटिलकोलिन, दिस इज दी excitatory neurotransmitter. Okay, so this result in release
of many chemical substances including histamine, serotonin, acetylcholine, heparin, prostaglandin, bradykinin and other unidentified slowly reacting substances. ओके, सो वेरियस सब्सटेंस केमिकल रिलीज होने के वजह से ये रिजल्ट ऑकर होता है, एलर्जिक रिएक्शन ऑकर होती है. सो दिस केमिकल मेडिएटर्स प्रोड्यूस द सिम्टम्स ऑब्जर्व इन एलर्जिक रिएक्शन. ओके, दिस केमिकल मेडिएटर जो है वो हमें एलर्जिक रिएक्शन सिम्टम्स प्रोड्यूस करते हैं. नेक्स्ट, द एंटीजन मतलब जो हमारा सेंसिटाइजिंग सब्सटेंस है आर प्रेजेंट इन फूड प्रोडक्ट. जैसे आपने सुना होगा कोई लोगों को कोई पर्टिकुलर फूड खाने की वजह से एलर्जी हो जाती है, लाइक दैट. पोलन जो हमारे कोई पर्सन रहते हैं उनको कोई पर्टिकुलर फ्लावर का स्मेल लेने से एलर्जी होते है जस्ट बिकॉज ऑफ पोलन. ओके, फ्लावर का पोलन. नेक्स्ट, डस्ट माइट वगैरह, हाउस डस्ट, ऑब्वियस डस्ट की वजह से तो सबको एलर्जी होती है. ओके, सो जो हमारे एंटीजन्स है लाइक सेंसिटिव सब्सटेंसेस है वो किस में प्रेजेंट रहते हैं, हमारे फूड प्रोडक्ट में प्रेजेंट रहते हैं, पोलन्स में प्रेजेंट रहते हैं, डस्ट माइट, हाउस डस्ट में प्रेजेंट रहते हैं. इसके वजह से हमें एलर्जी ऑकर होती है, डेवलप होती है. ओके, एंड sheep wool also, that is antigen present in sheep wool also. Next, see about histamine. Histamine and autocoid. Autocoid, that means a word derived from Greek word. This is the Greek word, that is auto means self, okay, and acos means remedy. So is chemically to aminoethyl imidazole. This is the ring. The release of histamine, okay, the release of histamine exhibit number of physiological actions which are due to activation of H1 and H2 histamine receptor. Okay, see, जो histamine है autocoids, that means जो self remedy है, so it's a chemically 4,2-aminoethyl imidazole है और release of histamine exhibit number of physiological action. वो histamine क्या release करता है? There are various physiological action occur which are due to एक्टिवेशन ऑफ H1 H2 रिसेप्टर, हिस्टामिक रिसेप्टर. ओके, हिस्टामिन के जो रिसेप्टर है H1 एंड H2 उसके रिस्पॉन्स हम उसके इफेक्ट हम डिस्कस करेंगे. मैनिफेस्टेशन शो बाय H1 रिसेप्टर स्टिमुलेशन. यदि H1 रिसेप्टर हिस्टामिनिक H1 रिसेप्टर स्टिमुलेशन होता है तो उसके इफेक्ट. सी, फर्स्ट डायलेशन ऑफ कैपिलरीज. डायलेशन दैट मीन्स डायलेट मीन इंक्रीज द साइज ऑफ पर्टिकुलर. डायलेशन मतलब जो नॉर्मल है उससे थोड़ी साइज इंक्रीज होती है. ओके, डायलेशन मीन्स साइज इंक्रीज होती है कैपिलरीज की, हमारे ब्लड कैपिलरीज. सो डायलेशन ऑफ कैपिलरीज एंड आर्टेरियोल्स विथ इंक्रीज permeability of capillaries resulting in diffusion of plasma protein and fluid into extracellular fluid. सी, जो हमारे ब्लड कैपिलरीज है उनका डायलेशन होता है, उसके वजह से जो हमारी परमेबिलिटी रहती है, सेल परमेबिलिटी, वो इंक्रीज हो जाती है कैपिलरीज में. सो उसकी वजह से क्या होता है, जो हमारे प्लाज्मा प्रोटीन से हमारे जो ब्लड है उनका डिफ्यूजन हो जाता है. ओके, एंड फ्लूइड्स इनटू एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड. हमारे प्लाज्मा प्रोटीन का डिफ्यूजन होता है और हमारे जो फ्लूइड्स से एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड्स में उनका डिफ्यूजन हो जाता है. सी, इफ वासोडाइलेशन ऑकर्स इन स्किन. यदि वासोडाइलेशन ऑकर हुआ हमारी स्किन के जो वेसल्स है, इट लीड्स टू अर्टिकेरिया, दैट इज ओडिमा एंड स्किन रैशेस विथ इचिंग. सी, H1 रिसेप्टर यदि स्टिमुलेट हुआ तो हमारे स्किन के वैसोडाइलेशंस यदि हुए, मतलब हमारे वेसल्स की साइज यदि इंक्रीज हुई तो उसके वजह से स्किन रैशेस और इचिंग ऑकर होती है. नेक्स्ट, इफ cranial blood vessels are dilated it leads to vascular headache. यदि हमारे ब्रेन रिलेटेड हमारा क्रैनियल ब्लड के ब्लड वेसल्स यदि डायलेट हुए, उनकी साइज यदि इंक्रीज हुई तो हमारा वस्कुलर हेडेक ऑकर होता है. ओके, पेन होता है हेड. नेक्स्ट इज
The increase in permeability in lung leads to asthma and then to एस्फेक्सिया। सी, यदि लंग्स में हमारी परमेबिलिटी इंक्रीज हुई तो अस्थमा ऑकर होता है। नेक्स्ट इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल। फर्स्ट जो हमने देखा डायलेशन ऑफ कैपिलरीज देखा, उसके वजह से हमारे प्लाज्मा प्रोटीन डिफ्यूजन होता है एंड फ्लूइड इनटू एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। सो उसके वजह से जैसे हेडेक देखा, अस्थमा देखा एंड स्किन रैशेस इचिंग देखी। फिर नेक्स्ट सेकेंड कैटेगरी दैट इज कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन में जो प्रॉपर या फिर नॉर्मल साइज रहती है उससे साइज कम हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, दैट इज स्पाज्म ऑफ एकोमोडेशन। सो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल, यदि स्मूथ मसल का कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो ब्रोंकियल कॉन्ट्रैक्शन में कॉज डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग ड्यूरिंग अस्थमा अटैक। सेम, यदि हमारे जो रिस्पिरेटरी सिस्टम का हमारे जो ऑर्गन से पार्ट से ब्रोंकाई, ट्रैकिया, ओके, सो जो ब्रोंका है उसमें हमारा नॉर्मली ऑक्सीजन स्टोर होता है और हम उसे यूटिलाइज कर सकते हैं। सो वो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल में यदि ब्रोंकियोल का कॉन्ट्रैक्शन हो गया, मतलब नॉर्मल से ब्रोंका की साइज कम हो गई, तो उस ब्रोंका में सफिशिएंट वॉल्यूम में ऑक्सीजन स्टोर नहीं हो पाएगा, इसलिए डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, ओके, सांस लेने में तकलीफ होती है एंड अस्थमा का अटैक आ सकता है। ओके, नेक्स्ट, इफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल ऑफ जीआई ट्रैक्ट, यदि हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का कॉन्ट्रैक्शन हुआ, हमारे स्मूथ मसल जीआई स्मूथ मसल का कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो इट कॉजेस नोजिया ओमिटिंग। नोजिया ओमिटिंग होती है, एपिगैस्ट्रिक डिस्ट्रेस होता है, हमारा गैस्ट्रिक डिस्ट्रेस होता है एंड डायरिया ऑकर होता है। ओके, हमारे जो इंटेस्टाइन है वो उनका जो मसल्स रहते हैं वो हमेशा रिलैक्स फेज में चाहिए होते हैं। यदि वो उनका कॉन्ट्रैक्शन होता है तो हमारे स्टूल वेसल मेजर या फिर हार्ट ज़्यादा मेजर में एक सेट आउट होते हैं, दैट इज डायरिया। ओके, नेक्स्ट इज इट ऑल्सो कॉजेज इंक्रीज इन नेजल एंड लैक्रिमल सिक्रेशन। यदि एलर्जी सिंपल है, यदि कोई भी आपको एलर्जी होती है, जैसे आपने कोई फूड खा लिया या फिर आप डस्ट में गए, ओके, या फिर जैसे आपको वायरल इन्फेक्शन हुआ है, कोई एलर्जी हुई है, सो आपके आँखों में से नोज़ में से पानी वाटर तो आता ही है, दैट इज द नेजल एंड लैक्रिमल सिक्रेशन इंक्रीज होता ही है। तो दिस इज द सिम्टम्स ऑफ allergy. Okay, so it's common, it also causes increase in nasal and lacrimal secretion. Clear? Next is the manifestation due to H2 receptor stimulation। जो हमने फर्स्ट देखा वो हिस्टामाइन का H1 रिसेप्टर स्टिमुलेशन के रिस्पॉन्स है। जैसे वासो डायलेशन हुआ तो हमारा हेडेक हुआ, स्किन इचिंग, रैशेस हुए एंड हमारे लंग्स की इंक्रीज परमेबिलिटी की वजह से अस्थमा का अटैक है। नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल में जो जीआई इंटेस्टाइन का कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो डायरिया, नोजिया, वोमिटिंग ऑकर हुई एंड ब्रोंकाई का कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो अस्थमा का अटैक आया। नेक्स्ट, लैक्रिमल एंड नेजल सिक्रेशन इंक्रीज हुआ। ये थे H1 रिसेप्टर के स्टिमुलेशन, एलर्जिक रिस्पॉन्स। नाउ सेकेंड इज द मैनिफेस्टेशन ड्यू टू H2 रिसेप्टर स्टिमुलेशन। यदि हिस्टामाइन का H2 रिसेप्टर स्टिमुलेट हुआ तो उसकी क्या इफेक्ट है? सी, फर्स्ट वो क्या प्रोड्यूस करता है, दैट इज इंक्रीज इन सिक्रेशन हाइड्रोक्लोरिक एसिड ड्यू टू स्टिमुलेशन ऑफ ऑक्जेंटिक सेल्स ऑफ स्टमक which may result in peptic ulcer। सी, यदि H2 रिसेप्टर स्टिमुलेशन होता है तो हमारा जो HCl है, हमारे स्टमक में का जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसका सिक्रेशन इंक्रीज होता है। ऑब्वियस, हमारे स्टमक में यदि HCl इंक्रीज होता है तो क्या होता है, एसिडिटी ऑकर होती है, पेन होता है, और एसिडिटी लॉन्ग टाइम के लिए यदि रहती है तो हमें परमानेंट अल्सर हो सकता है, स्टमक का अल्सर हो सकता है, दैट इज द पेप्टिक अल्सर ऑकर होता है जस्ट बिकॉज ऑफ H2 रिसेप्टर स्टिमुलेशन। ओके, ऑन H2 रिसेप्टर स्टिमुलेशन। ओके, नेक्स्ट इज कार्डियक स्टिमुलेशन कॉजिंग इंक्रीज इन हार्ट रेट। यदि हमारे कार्डियक का
स्टिमुलेशन हो गया यदि हमारे जो सिस्टोलिक डायस्टोलिक के लबडप है, यदि हमारा कार्डियक, हमारा हार्ट फोर्सफुली पंप हो रहा है तो ऑब्वियस ब्लड सर्कुलेशन जल्दी होगा, लबडप कॉन्ट्रैक्शन डायस्टोलिक बढ़ेंगे, मतलब हमारे हार्ट रेट इंक्रीज होंगे। सो हमारी ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो सकता है, इसमें भी पेशेंट की बीपी हाई हो सकती है, इसमें भी फैटर। ओके, सो दिस इज द response, this is the effect of H1 and H2 receptor. Next is ये हमने देखा हिस्टामाइन। हिस्टामाइन जो एलर्जिक वगैरह रिस्पॉन्स है उसके हमने हिस्टामाइन के 2 रिसेप्टर देखे, H1 एंड H2। H2 में हमने वासोडाइलेशन देखा, स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन देखा, लाइकोपेन वगैरह सिक्रेशन इंक्रीज देखा। फिर H2 रिसेप्टर में हमने HCl सिक्रेशन इंक्रीज देखा और एंड हार्ट रेट इंक्रीज देखा। ये था हिस्टामाइन का। नाउ सेकेंड नेक्स्ट इज एंटी हिस्टामाइंस। ओके, हिस्टामाइन के हमने एलर्जिक रिस्पॉन्स देखी बाय एक्टिवेशन ऑफ H1 रिसेप्टर पर्टिकुलर एंड बाय एक्टिवेशन ऑफ H2 रिसेप्टर पर्टिकुलर। ये हमने हिस्टामाइन के एलर्जिक रिस्पॉन्स देखे। नाउ एंटी हिस्टामाइंस। एंटी मीन्स अपोजिट, ऑब्वियस। सो एंटी हिस्टामाइन मीन्स द ड्रग that abolish or diminish some of the actions of histamine in the body are called antihistamine. Anti means opposite, against. So histamine के हमें जो allergic response मिले थे या मिलते हैं एक्टिवेशन से, उसे abolish या diminish करते, मतलब उसे treat करते। ओके, उसे treat करते। Those are the drug which abolish or which diminish the histaminic action, that is called as antihistamine. So this is definition of antihistamine: the drug that abolish or diminish some of the actions of histamine in the body are called antihistamines. Next is this drug do not prevent the formation of histamine. Okay, this drug do not prevent the formation. ये ड्रग हिस्टामाइन फॉर्मेशन करना प्रिवेंट नहीं करता है, उसके एलर्जिक रिस्पॉन्स एबोलिश डिमोनिश करता है। हाउएवर अ न्यू क्लास ऑफ कंपाउंड केमिकली बाइस क्रोमोन्स was introduced by Fusion Corporation of England which prevent the release of histamine and other slow reacting substances. Okay, a new class of compound chemically biased chromones was introduced. ये जो साइंटिस्ट है फ्यूजन कॉर्पोरेशन, इन्होंने न्यू क्लास एंटीहिस्टामाइन की न्यू क्लास इंट्रोड्यूस किया है। ओके, दैट इज द बाइस क्रोमोन्स। सो वो इंग्लैंड के हैं, विच प्रिवेंट, जो ये न्यू क्लास ड्रग है, कंपाउंड है, ओके, विच प्रिवेंट द रिलीज ऑफ हिस्टामाइन। वो हिस्टामाइन रिलीज करना प्रिवेंट करते हैं। हिस्टामाइन की वजह से जो एलर्जिक रिएक्शन ऑकर होते हैं, सो वो एलर्जिक रिएक्शन ट्रीट करने के लिए या एलर्जी ना होने के लिए ये न्यू कंपाउंड, न्यू मेडिसिन हिस्टामाइन को रिलीज करने से रोकते हैं, प्रिवेंट करते हैं। ओके, एंड अदर स्लो रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। वन प्रॉमिसिंग कंपाउंड ऑफ दिस क्लास इज क्रोमोनिल sodium disodium chromoglycate. It is mainly beneficial in prophylaxis and it is of no value after the pharmacological effect of histamine has begun. Thus, it is useful to prevent asthma, but it is of no value after the asthmatic attack has begun. ऑब्वियस एस्थमेटिक में ये यूजफुल है, बट आफ्टर एस्थमेटिक अटैक दिस इज नो वैल्यू। एंटीहिस्टामाइंस में भी बायोलॉजिकल क्लासिफाइड एज दैट इज H1 ब्लॉकर। जो हमारे हिस्टामाइन के 2 रिसेप्टर थे, H1 रिसेप्टर एंड H2 रिसेप्टर, जिसके एक्टिवेशन से हमें एलर्जिक रिस्पॉन्स मिलते थे। सो एंटीहिस्टामिनिक में हमें उस रिसेप्टर को, उस हिस्टामाइन को रोकना है, प्रिवेंट करना है, जिसके वजह से हमें एलर्जिक रिएक्शन ना मिले या फिर एलर्जी
प्रोड्यूस हुई है सिम्टम्स है तो वो रिस्पॉन्स ट्रीट करने के लिए वो रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं. दैट इज दी H1 ब्लॉकर और H1 एंटागोनिस्ट. ओके, H1 ब्लॉकर और H1 एंटागोनिस्ट. एंटागोनिस्ट इन द सेंस टू डिक्रीज द इफेक्ट. ओके, उनका इफेक्ट ब्लॉक कर देती है. ओके, टू एंटागोनिस्ट और क्लासिकल एंटीहिस्टामाइन्स. H1 ब्लॉकर को क्लासिकल एंटीहिस्टामाइन कहते हैं और H1 एंटागोनिस्ट कहते हैं. एंड H2 रिसेप्टर को H2 एंटागोनिस्ट. सो सी H1 एंटागोनिस्ट आर यूजफुल फॉर palliative for reducing and for cure treatment of allergy. See, H1 एंटागोनिस्ट जो मेडिसिन है जैसे जो H1 के रिसेप्टर के एलर्जिक रिस्पॉन्स थे ऑब्वियस उन्हें ट्रीट करेंगे. जैसे हमने देखा था यदि हमारे क्रैनियल नर्व का कॉन्ट्रैक्शन होता है तो वेसल का डायलेशन होता है तो हेडेक होता है, स्किन इचिंग होती है, रैशेस होते हैं, देन हमारा अस्थमा का अटैक आता है, लैक्रिमल वगैरह नेजल सिक्रेशन इंक्रीज होता है एंड हमारे डायरिया वगैरह ऑकर होते हैं. ये हमने H1 रिसेप्टर के एलर्जिक रिस्पॉन्स देखे. सो H1 एंटागोनिस्ट जो मेडिसिन है इस रिस्पॉन्स को, इस एलर्जिक कंडीशन को ट्रीट करेगा. ऑब्वियस. सी व्हाट इज द सीजनल रिनिटिस दैट इज द watery eye, runny nose, itching, skin rashes. So ये कंडीशन ट्रीट करता है H1 एंटागोनिस्ट ड्रग्स. सेकेंड इज स्नीजिंग. ओके, स्नीजिंग ट्रीट करता है. थर्ड वन इज द रिनोरिया दैट इज दी रिनोरिया दैट मीन्स दी रनी नोज, थिक म्यूकस इन द नेजल. ओके, जैसे कफ वगैरह कोल्ड कफ होता है वो ट्रीट करता है H1 एंटागोनिस्ट. नेक्स्ट इज इचिंग ऑफ आई, नोज एंड थ्रोट. ओके, नोज थ्रोट इचिंग आई ये कंडीशन ट्रीट करता है H1 एंटागोनिस्ट. नेक्स्ट इज हाई फीवर सेम एज रिनिटिस दैट इज द इचिंग, स्किन रैशेस, इचिंग, वाटरी आई, रनी नोज. ओके, सो ये कंडीशन ट्रीट करता है H1 ब्लॉकर्स और H1 एंटागोनिस्ट. नेक्स्ट इज फॉर प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ मोशन सिकनेस, पोस्ट ऑपरेटिव नोजिया एंड ओमिटिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. ओके, जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वगैरह नोजिया ओमिटिंग ऑकर होती है, मोशन सिकनेस, उसे भी ट्रीट करते हैं, प्रिवेंट करते हैं. However, these drugs are of little or no value in disease such as systemic anaphylaxis and bronchial asthma, in which autopoids other than histamine are employed. Okay. Next is H2 antagonist, H2 blocker. See, H2 antagonists are mainly used in the therapy of peptic ulcer. Obvious, हमने H2 रिसेप्टर के एलर्जिक रिस्पॉन्स दो देखे थे जो हमारे स्टमक का HCl इंक्रीज करता है, एसिडिटी ऑफर होती है, पेप्टिक अल्सर ऑफर होता है. सो ऑब्वियस H2 एंटागोनिस्ट मतलब H2 एंटागोनिस्ट जो मेडिसिन है वो एसिडिटी, पेप्टिक अल्सर ट्रीट करेगा और हाई ब्लड प्रेशर ट्रीट करेगा. ऑब्वियसली H2 एंटागोनिस्ट आर मेनली यूजफुल इन द थेरेपी ऑफ पेप्टिक अल्सर ट्रीट करता है क्योंकि H2 रिसेप्टर का एलर्जिक रिस्पॉन्स था पेप्टिक अल्सर. सो ये ट्रीट करेगा H2 एंटागोनिस्ट एज दे इनहिबिट द लोकल सिक्रेशन एंड गैस्ट्रिक सिक्रेशन स्टिमुलेटेड बाय गैस्ट्रिन. जो हमारा गैस्ट्रिन है जो हमारे गैस्ट्रिक सिक्रेशन को स्टिमुलेट करता है, इंक्रीज करता है, उसे इनहिबिट करके पेप्टिक अल्सर ट्रीट करेगा जो हमारा H2 ब्लॉकर मेडिसिन. ओके, सी आफ्टर दैट केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीहिस्टामाइन्स. हमने H1 ब्लॉकर के यूज देखे एंड H2 ब्लॉकर के यूज देखे और H1 रिसेप्टर के एलर्जिक रिएक्शन में देखा, H2 रिसेप्टर का एलर्जिक रिएक्शन में देखा. नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीहिस्टामाइन्स. सी क्लास फर्स्ट अमाइनो अल्किल ethers, for example diphenhydramine. Second class ethylene diamine, for example mepyramine. Next class third alkylamine or propylamine. Sub first class saturated propylamine, for example
फेनिरामाइन, क्लोरोफेनिरामाइन. सेकेंड ओलिफेनिक प्रोफिलामाइन, फॉर एग्जाम्पल ट्राइप्रोपिलिड, ट्राइप्रोलिडिन. फोर्थ क्लास फेनोथाइजिन डेरिवेटिव, फॉर एग्जाम्पल प्रोमिथाजिन. क्लास 5 पिप्राजिन डेरिवेटिव, फॉर एग्जाम्पल मेक्लोजिन. क्लास 6 मिसलेनियस, फॉर एग्जाम्पल साइक्लोहेप्टाडीन. Okay, this is the classification of antihistamines. That is example diphenhydramine, mipyramine, pheniramine, chlorpheniramine, triprolidine. Next, promethazine, meclozine and cyproheptadine. Okay, so हमने थोड़ी हिस्टामाइन देखा, हिस्टामाइन के रिसेप्टर देखे H1, H2 एंड H1 रिसेप्टर के एलर्जिक रिस्पॉन्स देखे, H2 रिसेप्टर के एलर्जिक रिसेप्टर देखे. सो H1 रिसेप्टर के जो एलर्जिक रिसेप्टर थे उसे ट्रीट करने के लिए H1 रिसेप्टर ब्लॉकर देखा, H2 के लिए H2 ब्लॉकर देखा, क्लासिफिकेशन देखा ऑफ एंटीहिस्टामाइन का. नाउ नेक्स्ट द एंटीहिस्टामाइन्स मेंशन अबव हैव सेडेटिव साइड इफेक्ट. सो जो एंटीहिस्टामाइन्स मेडिसिन से उनका साइड इफेक्ट सेडेटिव्स है. मतलब क्या? सेडेटिव्स जो हमने सेडेटिव हिप्नोटिक टॉपिक डिस्कस किया ऑलरेडी. सेडेटिव दैट मीन्स टू प्रोवाइड सेडेशन इन नॉर्मल डोज, एबल टू प्रोड्यूस सेडेशन, दैट इज द काम डाउन इफेक्ट. ओके, सेडेटिव्स मेडिसिन क्या रहते हैं? जो काम डाउन इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, रिलैक्सेशन प्रोड्यूस करते हैं, सेडेशन प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि गूंगी आती है वगैरह. ओके, सो ऑब्वियस आपको पता होगा, जैसे आप कफ साइरप वगैरह लेते हो या कोई सेट्रिजिन वगैरह एलर्जिक मेडिसिन, कोल्ड कफ के लिए आप लेते हो मेडिसिन. सो उससे क्या होता है? आपको नींद आती है कफ साइरप की वजह से. क्यों? क्योंकि एंटीहिस्टामाइन का साइड इफेक्ट है सेडेटिव, सेडेशन प्रोड्यूस करता है. ओके, सो एंटीहिस्टामाइन मेंशन अबव हैव सेडेटिव साइड इफेक्ट एज दे पेनिट्रेट ब्लड ब्रेन बैरियर. क्योंकि वो हमारे ब्रेन में, जो हमारे ब्रेन की बैरियर रहती है, ब्लड ब्रेन बैरियर, उसे क्रॉस करते हैं, उसके अंदर पेनिट्रेशन मतलब एब्जॉर्ब होती है ड्रग. इसके वजह से हमें नींद आती है. ओके, क्योंकि ऑब्वियस यदि ब्रेन में इफेक्ट हुआ तो पूरी बॉडी जैसे कॉन्शियस नहीं रहेंगी ऑब्वियस. ओके, सो एंड ब्रिंग अबाउट डिप्रेशन एक्शन. उसके वजह से डिप्रेशन एक्शन आता है, जैसे नींद ना लगती है. ओके, हम कोई वर्क करने के एबल नहीं रहते. ठीक है, सो हाउएवर जैसे उसके वजह से जो हमारी लियोसेट्रिजिन मोन्टेलुकास्ट है एलर्जिक मेडिसिन कोल्ड के लिए, वो नॉर्मली रात में ही लेते हैं. ओके, उसका डोज पर डे 1 रहता है. जैसे हमारी मेडिसिन रहती है 500 mg, वो नाइट में लेते हैं क्योंकि उसका साइड इफेक्ट है सेडेटिव और हमारे डिप्रेशन एक्शन प्रोड्यूस करते. सो हाउएवर टर्फेंडिन being polar compound is a non-sedative antihistamine and the second medicine है टर्फेंटाडिन. पोलर कंपाउंड है, पोलर मीन्स वाटर सोल्यूबल कंपाउंड है और उसका वो नॉन सेडेटिव एंटीहिस्टामिन है. उसके वजह से सेडेशन प्रोड्यूस नहीं होता. और जो ब्लड ब्रेन बैरियर हमने देखा वो लिपिड सोल्यूबल है. ओके, नेक्स्ट इज दिस सॉल्ट ऑफ एंटीहिस्टामाइन. जो एंटीहिस्टामाइन के सॉल्ट्स है, जो डेरिवेटिव है विथ ऑर्गेनिक एसिड लाइक मैलिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, टार्टारिक एसिड, एक क्लोरो, थियोफाइलिन एक्सेट्रा आर प्रेफर बिकॉज. ओके, जो हमारी एंटीहिस्टामाइन ड्रग है, जो हमारा एंटीहिस्टामाइन कंपाउंड है, उसे विथ ऑर्गेनिक एसिड के साथ कंबाइन करते हैं, जैसे फ्यूमेरिक एसिड, मैलिक एसिड, टार्टारिक एसिड. ओके, एंटीहिस्टामाइन को ऑर्गेनिक जो एसिड है उनके साथ कंबाइन करते हैं. क्यों? क्योंकि दे इंक्रीज पोटेंसी. उसके वजह से उसकी पोटेंसी इंक्रीज होती है. पोटेंसी इन द सेंस टू एबल टू प्रोड्यूस इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए एबल रहता है, मतलब उसका इफेक्ट इंक्रीज होता है इन शॉर्ट. ओके, टू इंक्रीज पोटेंसी. नेक्स्ट सोल्यूबिलिटी इन वाटर में उसकी सोल्यूबिलिटी इंक्रीज होती है जब एंटीहिस्टामाइन को ऑर्गेनिक एसिड के साथ मिक्स किया जाता है.
नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी इन एयर, एयर में वो ड्रग स्टेबल रहता है. नेक्स्ट इज रिड्यूस टॉक्सिसिटी, उसकी जो साइड इफेक्ट्स रहते हैं वो कम होते हैं ऑर्गेनिक एसिड के साथ मिक्स करने से, इसलिए हम उसे मिक्स करते हैं. फॉर एग्जांपल मीपाइरामाइन मेलेट, फ्लोर फेनिरामाइन मेलेट, फेनिरामाइन मेलेट, सॉल्ट ऑफ डाइफेनहाइड्रामाइन विथ 8-chlorothiopyline, that is the dimenhydrinate. Okay.